नमस्कार विद्यार्थियों। आज मैं आपको बीए भाग प्रथम का प्रथम प्रश्न पत्र राजनीति विज्ञान के मूल आधार में संप्रभुता के बारे में बताऊंगी। संप्रभुता शब्द कोई नया नहीं है और जब कभी भी हम राज्य की बात करते हैं, राज्य के जो महत्वपूर्ण तत्व माने जाते हैं उनमें संप्रभुता अति महत्वपूर्ण या सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। जैसे राज्य के महत्वपूर्ण तत्व जनसंख्या, निश्चित क्षेत्र, भूभाग, सरकार और संप्रभुता, ये चार माने जाते हैं। तो इन चारों में संप्रभुता सबसे अधिक महत्वपूर्ण इसलिए माना जाता है क्योंकि बिना संप्रभुता के राज्य के अस्तित्व की कल्पना नहीं कर सकते। संप्रभुता हम किसे कहते हैं? संप्रभुता शब्द को पहले यदि हम देखें तो यह सॉवरेंटी, आंग्ल पर्यायवाची जिसको कहते हैं सॉवरेंटी, यह लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है सुपर और दूसरा है एनस। इनमें सुपर का अर्थ होता है सर्वोच्च और एनस का अर्थ होता है शक्ति, अर्थात सर्वोच्च शक्ति। तो संप्रभुता का अर्थ होता है सर्वोच्च शक्ति और शब्द की उत्पत्ति द्वारा स्पष्ट संप्रभुता के इसी अर्थ को वर्तमान समय में भी स्वीकार किया जाता है। लेकिन इस प्रकार का स्पष्ट अर्थ होते हुए भी राजनीति विज्ञान के विभिन्न विद्वानों ने संप्रभुता के संबंध में विभिन्न विचार भी व्यक्त किए और ब्राइस ने तो इतना तक कहा कि संप्रभुता का प्रश्न राजनीति विज्ञान के सर्वाधिक विवादास्पद और उलझे हुए प्रश्नों में से एक है, जबकि ऐसा नहीं नज़र आता क्योंकि संप्रभुता सामान्यतः देखा जाए तो सर्वोच्च शक्ति से संबंध रखता है। इसी के साथ जैसे बोदा है, जीन बोदा जिनका पूरा नाम है, उन्होंने ये कहा कि संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई अंकुश ना हो, यानी जो बाहरी और आंतरिक रूप से पूर्णतः स्वतंत्र हो, वो संप्रभुता कहलाती है। ग्रोशियस की परिभाषा भी यहाँ महत्वपूर्ण है, जिन्होंने कहा संप्रभुता उस व्यक्ति में निहित सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति है जिसके कृत्य अन्य किसी पर आश्रित न हो और जिसकी आज्ञा का उल्लंघन भी नहीं किया जा सकता हो। बर्गेस की परिभाषा यदि हम देखें तो उन्होंने कहा यह व्यक्तिगत रूप से प्रजाजन व उनके समुदायों के ऊपर प्राप्त राज्य की मौलिक, निरपेक्ष व असीमित शक्ति है। तो संप्रभुता एक सर्वोच्च शक्ति, निरपेक्ष शक्ति और प्रतिबंध रहित शक्ति मानी जाती है। और विलोबी ने तो ये तक कह दिया कि संप्रभुता राज्य की सर्वोपरि इच्छा होती है। तो हालांकि इन परिभाषाओं में अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया गया है, लेकिन फिर भी इन सभी विद्वानों का आशय सामान्य यही है कि संप्रभुता का तात्पर्य एक निश्चित क्षेत्र में राज्य की सर्वोपरि शक्ति है। लेकिन इनमें से किसी भी परिभाषा को पूर्ण नहीं कहा जा सकता। वो इसलिए कि संप्रभुता के दो पक्ष होते हैं, एक तो आंतरिक संप्रभुता और दूसरा बाहरी संप्रभुता। संप्रभुता के इन दो पक्षों में से जितनी भी परिभाषाएं हमने ऊपर पढ़ी, उन परिभाषाओं में केवल एक पक्ष यानी आंतरिक संप्रभुता को व्यक्त किया गया है। तो संप्रभुता के इन दोनों पक्षों को जानना बहुत महत्वपूर्ण है, आंतरिक संप्रभुता और बाहरी संप्रभुता। तो पहले यदि हम देखें आंतरिक संप्रभुता, तो आंतरिक संप्रभुता का तात्पर्य यह है कि राज्य व्यक्तियों या व्यक्ति समुदायों से उच्चतर होता है और वह अपने निश्चित क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले सभी व्यक्तियों और निश्चित क्षेत्र में स्थित सभी समुदायों और संगठनों को किसी भी प्रकार की आज्ञा दे सकता है तथा शक्ति के आधार पर इन आज्ञाओं को मनवा सकता है। व्यक्ति अथवा समुदायों द्वारा इन आज्ञाओं के विरुद्ध अन्यत्र कहीं भी अपील नहीं की जा सकती है। गार्नर की परिभाषा यहाँ बहुत ही समीचीन जान पड़ती है, जिन्होंने कहा संप्रभुता राज्य के संपूर्ण क्षेत्र में विस्तृत होती है
और एक राज्य के अंतर्गत स्थित सभी व्यक्ति और समुदाय इसके अधीन होते हैं। फिर यदि हम देखें बाहरी संप्रभुता की बात करें तो बाहरी संप्रभुता से आशय होता है कि राज्य किसी भी बाहरी सत्ता के प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष नियंत्रण से स्वतंत्र होता है। एक राज्य को इस बात की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होती है कि वह विदेशों से जैसे चाहे वैसे संबंध स्थापित करे। कानूनी दृष्टि से वह मैत्री, युद्ध या तटस्थता, इनमें से किसी भी मार्ग को अपना सकता है। लॉस्की ने संप्रभुता के इस बाहरी पक्ष को स्पष्ट करते हुए कहा कि आधुनिक राज्य प्रभुत्व संपन्न राज्य होता है, अतः वह अन्य राज्य के संबंधों के विषय में स्वतंत्र होता है। वह उसके संबंध में अपनी इच्छा को किसी बाहरी शक्ति से प्रभावित हुए बिना भी व्यक्त कर सकता है। तो संप्रभुता के दोनों पक्षों को ध्यान में रखना जरूरी होता है और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है जिसके द्वारा राज्य के निश्चित क्षेत्र के अंतर्गत स्थित सभी व्यक्तियों और समुदायों पर पूर्ण नियंत्रण रखा जाता है और जिसके आधार पर एक राज्य अपने ही समान दूसरे राज्य के साथ अपनी इच्छानुसार संबंध स्थापित कर सकता है। इस आधार पर यदि हम देखें तो संप्रभुता के महत्वपूर्ण लक्षण माने गए हैं। कुछ ऐसे लक्षण हैं जिनके आधार पर संप्रभुता और अधिक स्पष्ट होती है। संप्रभुता की अवधारणा के जो लक्षण हैं उनमें जैसे पहला हम देखें तो वो है निरंकुशता। तो संप्रभुता का अर्थ ही क्योंकि सर्वोच्च शक्ति है, जैसा मैंने बताया शाब्दिक अर्थ सुपर एनस सर्वोच्च शक्ति से है, जिसका अर्थ तो यह अपने आप में स्पष्ट है कि यह सर्वोच्च शक्ति निरपेक्ष एवं निरंकुश होती है। संप्रभुता आंतरिक और बाहरी दोनों ही क्षेत्रों में निरंकुश एवं सर्वोच्च होती है। आंतरिक क्षेत्र में संप्रभुता सभी व्यक्तियों और समुदायों पर नियंत्रण रखती है, शक्ति के आधार पर उनसे अपनी आज्ञाओं को मनवा सकती है एवं किसी के द्वारा भी राज्य की आज्ञाओं को चुनौती नहीं दी जा सकती। इसी प्रकार बाहरी क्षेत्र में एक राज्य दूसरे राज्यों के साथ संबंध स्थापित करने के संबंध में पूर्णतया स्वतंत्र होता है। और ऑस्टिन ने यह कहा, संप्रभु अन्य सभी से आदेश पालन कराने की स्थिति में होता है किंतु स्वयं किसी के आदेश का पालन करने का अभ्यस्त नहीं होता। इसका मतलब संप्रभुता निरंकुशता को अपनाए हुए रहती है या निरंकुशता ही संप्रभुता है। मौलिकता इसका दूसरा लक्षण कहा जाता है। मौलिकता का अर्थ है कि राज्य की संप्रभुता मौलिक है, किसी अन्य सत्ता द्वारा प्रदत्त नहीं है। यदि यह स्वीकार कर लिया जाए कि संप्रभुता प्रदत्त हो सकती है तो यह भी मानना पड़ेगा कि इसे देने वाली सत्ता राज्य तथा संप्रभुता से ऊपर रहेगी और अपनी ही दी हुई वस्तु को उसके द्वारा अपनी इच्छा अनुसार वापस लिया जा सकता है। इसलिए संप्रभुता उच्च होती है और वो सर्वोच्च होती है, वो मौलिक होती है, वो सर्वव्यापी भी होती है। इसलिए तीसरा महत्वपूर्ण लक्षण माना जाता है उसका सर्वव्यापकता, जिसका तात्पर्य है राज्य के अंतर्गत स्थित सभी व्यक्तियों और समुदायों पर राज्य की प्रभुत्व शक्ति का नियंत्रण रहता है और इनमें से कोई भी संप्रभु शक्ति से मुक्त होने का दावा नहीं कर सकता। यदि राज्य के अंतर्गत किसी व्यक्ति विशेष या वर्ग विशेष को विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं तो इन विशेषाधिकारों का अस्तित्व राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है। तो सर्वव्यापकता का कुछ अपवाद भी है, जैसे राज्यतर संप्रभुता का एक सिद्धांत है और इस सिद्धांत के अनुसार एक देश के अंतर्गत स्थित राजदूतावास उस देश की संपत्ति समझा जाता है जिस देश का वह प्रतिनिधित्व करता है और दूतावास के क्षेत्र में उसी देश के कानून लागू होते हैं जिस देश का वह प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन यह सिद्धांत संप्रभुता की सर्वव्यापकता पर नियंत्रण नहीं वरन अंतर्राष्ट्रीय शिष्टता और सौजन्यता के आधार पर एक राज्य का दूसरे राज्य को दिया गया विशेष सम्मान है। फिर है संप्रभुता स्थायी होती है, यानी स्थायित्व उसका एक लक्षण है। अनेक बार संप्रभुता की एक सरकार विशेष का पर्यायवाची समझ लिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं समझा जाना चाहिए, यह भ्रमपूर्ण है। वस्तुतः संप्रभुता स्थायी होती है
और संप्रभुता का अंत करना, राज्य को ही समाप्त करना होता है। ब्रिटेन के संविधान में ये कहा जाता है कि राजा मृत है, राजा चिरायु हो। यह कहावत प्रचलन में है वह सरकार और संप्रभुता के भेद को स्पष्ट करते हुए यही बताती है कि संप्रभुता एक ऐसी संस्था के रूप में होती है जो कभी भी समाप्त नहीं होती। इसी तरह से इसकी विशेषता या लक्षण कहा जा सकता है अपृथक्करणीयता। तो संप्रभुता राजा से अपृथक्करणीय होती है, सत्ता से अपृथक्करणीय होती है, अर्थात राज्य स्वयं को नष्ट किए बिना संप्रभुता का त्याग नहीं कर सकता। उसको संप्रभुता को राज्य से अलग नहीं किया जा सकता। संप्रभुता राज्य के व्यक्तित्व का मूल तत्व है और उसे अलग करना आत्महत्या के समान है। तो प्राय ऐसा भ्रम हो सकता है कि किसी राज्य के एक खंड के पृथक होने से अथवा उसका कोई एक भाग किसी अन्य राज्य द्वारा जीत लिए जाने पर उस खंड अथवा भाग से संबंधित संप्रभुता उस राज्य से पृथक हो जाती है, किंतु वास्तव में इससे संप्रभुता राज्य से पृथक नहीं होती, वरन संप्रभुता का हस्तांतरण मात्र होता है। तो संप्रभुता राज्य का व्यक्तित्व और उसकी आत्मा है। जिस प्रकार मनुष्य का व्यक्तित्व अदेय है और वह किसी दूसरे को दे नहीं सकता, उसी प्रकार राज्य की संप्रभुता भी किसी अन्य राज्य को नहीं दी जा सकती। अनन्यता भी इसकी एक विशेषता कही गई है। इसका अर्थ है कि एक राज्य में केवल एक ही संप्रभुता या संप्रभु शक्ति हो सकती है जो वैध रूप से जनता को आज्ञा पालन का आदेश देती है। एक राज्य के अंदर एक से अधिक प्रभु शक्तियों का अस्तित्व मान लेना राज्य के भीतर राज्य की मान्यता को स्वीकार कर लेना है। अतः राज्य की एकता को एक ही माना जाए या एक रूपता को स्वीकार किया जाए तो उसमें संप्रभुता एक ही होती है, सर्वोच्च होती है और वो अविभाज्य भी होती है। तो संप्रभुता का एक अन्य प्रमुख लक्षण अविभाज्यता भी है। संप्रभुता पूर्ण है, उसे विभाजित करने का अर्थ उसे नष्ट करना अथवा एक से अधिक राज्यों की रचना करना है। इस संबंध में काल्हन ने लिखा कि संप्रभुता एक पूर्ण वस्तु है। जिस प्रकार हम एक अर्ध वर्ग अथवा एक अर्ध त्रिभुज की कल्पना नहीं कर सकते, उसी प्रकार आधी अथवा तिहाई संप्रभुता की कल्पना भी नहीं की जा सकती। रूसो ने ठीक ही कहा कि संप्रभुता का विभाजन केवल एक धोखा है। इसी प्रकार गेटल ने कहा कि विभाजित प्रभुता अपने आप में विरोधाभास है। तो संप्रभुता का अर्थ है राज्य की सर्वश्रेष्ठ सत्ता और एक ही समय पर एक राज्य में दो सर्वश्रेष्ठ सत्ताएं निवास नहीं कर सकती। तो संप्रभुता की अविभाज्यता के विचार से कई विचारक सहमत नहीं हैं, हालांकि, क्योंकि बहुलवादी संप्रभुता को राज्य और अन्य समुदायों में विभाजित भी मानते हैं। और इसके अतिरिक्त लावेल है, ब्राइस है, फ्रीमैन है आदि लेखकों का विचार है कि संघ राज्यों में संप्रभुता विभाजित होती है, लेकिन सामान्यतः संप्रभुता का लक्षण है अविभाज्यता। तो विभाज्यता और अविभाज्यता के आधार पर संप्रभुता के अलग अलग रूप भी माने जाते हैं, लेकिन अविभाज्यता भी इसका एक महत्वपूर्ण लक्षण माना गया है, महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में स्वीकार किया गया है। धन्यवाद।